हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सांखला आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता है उषा, उसका सारांश पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनका जीवन परिचय के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? जीवन परिचय शमशेर बहादुर सिंह का। जीवन परिचय के बाद जो इनकी उषा कविता दी हुई है उसको हम सारांश के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि इस कविता में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले मैं बता दूं आपको, जो उषा कविता है उसमें शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय होने से पहले जो प्रकृति में पल पल जो परिवर्तन आता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब यह सब हमें कहाँ मिलेगा? तो आपकी पुस्तक है जिसका नाम है आरोह भाग 2। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये आपका पुस्तक का जो कलर है ये आपका चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता। पुस्तक का नाम वही है आरोह भाग 2, जिसे हम कोर के नाम से, कोर या आधार कह सकते हैं। ठीक है। और इस तस्वीर से आपको पता ही चल रहा है कि जो उषा कविता है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं और शमशेर बहादुर सिंह ने इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है। यदि मैं तुम्हें शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊं और उषा कविता के बारे में बताऊं, उससे पहले हमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं वो हमें समझनी होंगी कि शमशेर बहादुर सिंह हैं, ये एक ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं, एक ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं। बिंब होता है एक चित्र के रूप में, जो प्रयोगवादी कविता के अंतर्गत नए नए उपमान, नए नए बिंब, नए नए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो हम इस सेशन के अंतर्गत जीवन परिचय, उषा कविता का सारांश हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझें एक एक चीज को, और उसके बाद फिर हम जीवन परिचय भी हो जाएगा हमारा, इसका सारांश भी हो जाएगा, फिर हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें कितना समझ में आया। देखो, मेरा उद्देश्य होता है याद करवाना। जितने समय मैं आपकी क्लास ले उसी समय आपको ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए, उंगलियों पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखने के बाद में फिर आप सोचो हमें तो याद नहीं हुआ। नहीं, मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों को याद हो जाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं कम से कम जगह जगह पर 3-3 बार रिपीट करूंगा, इसलिए कि आपको याद हो जाए। क्यों? क्योंकि टर्म फर्स्ट में जैसे हमने 100% नंबर प्राप्त किए, वैसे ही हमें टर्म 2 में भी 100% नंबर लाने हैं। वो कैसे लाएंगे वह सब मैं बता रहा हूं, जैसा समझा रहा हूं वैसा आप लोगों को पढ़ना है बस, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, जीवन परिचय किनका पढ़ेंगे हम? शमशेर बहादुर सिंह का। और उनकी यह तस्वीर है आपके सामने। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 3-4 लेखकों की तस्वीर दे देंगे, फिर पूछेंगे निम्नलिखित तस्वीर किसकी है। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो तस्वीर है वही तस्वीर है, सेम की सेम। आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना है, ध्यान रखना है, क्योंकि टर्म फर्स्ट की जगह क्या पता हमारा भी एमसीक्यू हो जाए, टर्म 2 हो सकता है ना। तो लेखक की तस्वीर देख करके उसका नाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। अब हम जीवन परिचय की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म होता है वह कब होता है? 1911 ईस्वी में होता है, 13 जनवरी। कहाँ होता है? देहरादून। और देहरादून किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन वर्तमान में देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। तो यदि जन्म की बात करें तो 13 जनवरी 1911 कहाँ? देहरादून। और देहरादून कहाँ? यूपी में। लेकिन अब कहाँ है वो? उत्तराखंड में। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से ऐसा कवि कौन सा है जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन जिस स्थान पर हुआ अब वह स्थान उत्तराखंड में है? तो कौन सा कवि है वो? शमशेर बहादुर सिंह। यदि हम मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती है 1993 अहमदाबाद में। 1993 में इनकी मृत्यु होती है
और कहाँ होती है बच्चों? अहमदाबाद में। याद हो गया? हमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, ज्यादा कुछ ध्यान देना ही नहीं है, केवल हमें 13 जनवरी 1911 याद रखना है। ठीक है। और देहरादून, पहले देहरादून ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में अब वह देहरादून जो स्थान है इनका जन्म जहां हुआ वह अब उत्तराखंड में है। और मृत्यु की बात करें तो 1993 में अहमदाबाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद हो गया? ऐसे ही हमें याद रखना है। जैसे मैं पढ़ा दूं फिर उसको बिना देखे लिखना है आप लोगों को, ऐसे कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में होता है। कहां होता है? देहरादून में होता है। और देहरादून उस समय कहां पड़ता था? यूपी में, लेकिन अब वर्तमान समय में कहां है? उत्तराखंड, यूके। ये हमें पता होना चाहिए। मृत्यु कब होती है इनकी? 1993 में। कहां होती है बच्चों? अहमदाबाद में। कहां होती है? अहमदाबाद में। बस यही तो हमें ध्यान रखना है, और ज्यादा कुछ भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो याद हो गया होगा शायद सभी को। नेक्स्ट, अब हमें इनकी रचनाएं याद रखनी है कि कौन कौन सी रचनाएं। पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं के नाम बताइए, तो सबसे पहले रचना कौन सी है? इनकी प्रकाशित रचना कौन कौन सी हैं? कुछ कविताएं हैं, फिर आती है कुछ और कविताएं हैं, चुका भी नहीं हूं मैं अभी, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने क्या किया है? संपादन किया है। याद हो गया? कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी काव्य संग्रह हैं इनके? कुछ कविताएं, और फिर कुछ नहीं करना, इन दोनों के मध्य और लगाना है, कुछ और कविताएं, फिर चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का क्या क्या संपादन किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। आपको याद रखना है मुजवानी, ऐसे कुछ कविताएं हैं, कुछ और कविताएं हैं, चुका भी नहीं हूं मैं अभी, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का क्या क्या इन्होंने संपादन किया है। याद हो गया क्या? हाँ, धीरे, अब इनको लिखना भी है, ध्यान रखना, बिना लिखे याद नहीं होगा। 2 बार मैंने बोल दिया है, ऐसे याद रखना है। हाँ, बात उल्टा सुल्टा भी याद कर लो आप, क्रम वाइज नहीं पूछ रहा है आपसे। बात, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी, काल तुझसे ओढ़ है मेरी, इतने पास अपने, बस, और उर्दू हिंदी कोश का क्या क्या इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, अब सम्मान कौन कौन से मिला इनको? एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, एक कबीर सम्मान। तो कौन कौन से सम्मान? एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको, एक कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। ये 2 आपके पाठ्यपुस्तक, ये तो ध्यान रखना ही है, साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान। अब बात करेंगे हम साहित्यिक विशेषताओं की। देखो, पहले हम इस शब्द को समझ लेते हैं। इस शब्द की बात करें तो इस शब्द में साहित्य मूल शब्द है, साहित्य मूल शब्द है, यह प्रत्यय है प्लस में इक प्रत्यय है। ठीक है, यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा, और इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? साहित्य ही को हो जाएगा। विशेषताओं का मतलब क्या होता है कि हिंदी साहित्य में इनका को क्या क्या योगदान है, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं हिंदी साहित्य के योगदान में, यानी हिंदी में इनका क्या क्या योगदान है। इन्होंने इतनी सारी कविताएं, काव्य संग्रह लिखे, उनका क्या योगदान है, उनकी विशेषताओं के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो शमशेर बहादुर सिंह खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। दोआब क्या होता है? जोड़ना। वैसे आब होता है जगह, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा, जैसे गेहूं करते हैं ना, गेहूं बाजरा जो भी करते हैं, तो एक मिट्टी की डोली ये होती है, एक ये होती है, इसमें बीच में से पानी आता है ये, ठीक है, और तो इसके मध्य और इसके मध्य जो खाली जगह होती है ना, इसको आब कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? आब। तो दो आबों को जोड़ने वाले यानी कि उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इसलिए इनकी कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि यानी जोड़, समझौता, मेल। क्योंकि संधि पढ़ते हैं तब भी मैंने बताया होगा आप लोगों को कि संधि जो शब्द है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, या हम कह सकते हैं मेल, या कह सकते हैं हम जोड़। क्या कह सकते हैं? जोड़। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। समझ में आया? तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, जोड़ या समझौता। तो एक ऐसे स्थल पर खड़ी है जो दो वस्तुओं को, दो चीजों को, दो शब्दों को जोड़ती है। यहां बात हो रही है भाषाओं की, यानी उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर जी की कविताएं एक संधि स्थल पर खड़ी हैं, अर्थात दो भाषाओं को जोड़ती हैं। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला, संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्ता, अमूर्ता और इंद्रियतर की है। यानी कि जो संधि स्थल पर खड़ी है, तो एक और तो क्या है? एक और तो साहित्य, चित्रकला और संगीत है। दूसरी तरफ क्या है? मूर्त, अमूर्त। मूर्त यानी जो सामने जिसे हम देख सकते हैं, अमूर्तता यानी जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है। और इंद्रियतर की है। तो एक बात हमें यह ध्यान रखना है कि शमशेर बहादुर सिंह स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब मानते थे, इसलिए उनकी कविताएं एक संधि स्थल पर खड़ी हैं। एक और तो साहित्य, चित्रकला, संगीत है, दूसरी तरफ मूर्त, अमूर्तता और इंद्रियतर की बात की गई है। इसलिए यह संधि स्थल पर इनकी कविताएं, प्रत्येक कविता जुड़ी हुई है। नेक्स्ट बात करें कि शमशेर बहादुर सिंह विचारों के स्तर पर तो कैसे थे? प्रगतिशील। और शिल्प के स्तर की बात करें तो ये प्रयोगधर्मी कवि हैं। और शमशेर की पहचान हिंदी साहित्य में एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। ध्यान रखना, देखो विचारों के स्तर पर तो शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि माने जाते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य जगत में शमशेर बहादुर सिंह की पहचान होती है, वह एक बिंबधर्मी कवि के रूप में होती है। तो मूलतः कवि शमशेर बहादुर सिंह कैसे कवि थे? बिंबधर्मी कवि थे। याद हो गया? ऐसे भी याद करना है, विचारों के स्तर पर तो प्रगतिशील, शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी सी कवि, और हिंदी साहित्य जगत में इनकी पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में की जाती है। कोई दिक्कत है क्या? उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों में रंग, रेखा, स्वर, कोंची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। कसीदा होता है ना, बारीक बारीक धागों से कसीदा करना, बनाई जाता है ना कसीदा, आपने समझ। तो इन्होंने जो अपनी बिंबधर्मिता शब्दों में जो कविता में रंग खींचा है, रेखा खींची है, स्वर, कोंची लगाई, जैसे कोंची का चित्र बनाने के कार्य करते हैं चित्रकार, छोटी छोटी चीजों का इन्होंने ध्यान रखा है। यहां पर उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। ऐसा ही नहीं है कि उन दोनों के मध्य दूरियां, शब्दों के मध्य दूरियों को ही मिटाता है लोगों की, शब्दों की कविता के अंतर्गत। जैसे जो व्यक्ति कविता पढ़ेगा, जो पाठक इनकी कविता पढ़ेगा, तो उनकी ऐसा नहीं है कि दो व्यक्तियों के मध्य दूरियां ही मिटती हैं, अलग से उनका भाषा भी यदि परिवर्तित है तो भी वो लोग उसे समझ सकते हैं। यानी कि संस्कृत, जैसे कहते हैं प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो जो संस्कृत जानता है, कुछ कुछ हिंदी भी वह जानने लगा है। जो हिंदी जानता है उसे संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। ठीक है, एक बार वापस देखिए, शमशेर बहादुर सिंह विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि। शमशेर बहादुर सिंह की पहचान हिंदी साहित्य जगत में एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी बिंबधर्मिता शब्दों में रंग, रेखा, स्वर, कोंची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। यानी कि छोटे छोटे शब्दों में भी वो एक विस्मय जैसा, आश्चर्य चकित जैसा अर्थों को प्रकट करने वाली का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो याद रखना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया, याद नहीं हुआ, भूल गए, ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है।
यानी कि देखो कितनी अच्छी बात है, उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे, परे होता है दूर जाने की है। यानी कि उनकी मूल चिंता क्या है, माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से दूर जाने की इच्छा है, यानी कि कोई भी बंधन वो रखना। और इनकी बहुत अच्छी पंक्ति है, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं। कितनी अच्छी पंक्ति है। आप लोग अभी बताया गया है ना, भाषातीत, यानी कि मतलब कहने का तात्पर्य जो भाषा से दूर भी है, जो भाषा को जानता भी नहीं है, जो अर्थ को भी नहीं जानता है, फिर भी इसकी जो पाठक है, यह इनकी कविताएं पाठक को अपने पास खींचने का एक मादा रखती है। छोटे छोटे प्रकार के शब्दों से, छोटे छोटे शब्दों से भी यदि अर्थ जानता है तो बिल्कुल निकट आ जाएगा, अर्थ भी नहीं जानता है तो भी उसे अच्छा सा महसूस होता है। जैसे ओ माध्यम क्षमा करना मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं। कितनी अच्छी पंक्ति है। अब इसमें क्या है, ओ माध्यम क्षमा करना मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं, यानी कि जो भी साधन है उसे माफी मांग रहा है कि मैं तुम्हारे पार, यानी मैं तुम्हें पार करके जाना चाहता हूं। ये भी ले सकते हो आप, ये भी कह सकते हो कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, आप मुझे क्षमा करें। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है, यानी कथा के आधार पर भी और शिल्प के आधार, दोनों स्तर पर कविता का स्तर क्या है, बिल्कुल अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा विशेषण से अधिक बल किन किन पर दिया, सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। देखो कितनी अच्छी बात है। यानी कि उर्दू शायरी, जैसे बहादुर सिंह जफर थे ना, पहले जैसे 1857 क्रांति बात करें तो बहादुर सिंह जफर सफर ऐसा कुछ था, तो वो भी उर्दू शायरी लिखता था। एक मुकम्मिल ऐसा कुछ एक मूवी का गाना भी है जिसे हमें समझ में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ने को, उर्दू की शायरियाँ जो ऐसी होती हैं जो हिंदी में कन्वर्ट हो गई हैं, परिवर्तित तो हो गई हैं, अनुवादित कर दिया गया है, लेकिन उनका अर्थ भी नहीं जानते हैं, तो फिर भी हमें वो जब उनको गाते हैं तो हमें अच्छा सा महसूस होता है। तो उर्दू की शायरी के प्रभाव से शमशेर बहादुर सिंह ने संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण से अधिक बल किस पर दिया है, सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों पर दिया है। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ऐसा कौन सा कवि है जो उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है, तो आपको याद रखना शमशेर बहादुर सिंह। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह किसके प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को देते हैं, तो किसके प्रभाव से देते हैं, अभी उर्दू शायरी के प्रभाव से। याद हो गया। अब देखो, उन्होंने खुद को कुछ अच्छे शेर होता है शायरी, क्या होता है, शायरी, यानी कि उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस होता ही है, अनुगूंजों से भरा होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो, सचेत इंद्रियों का यह कवि, यानी कि अपने प्रत्येक इंद्रियों को सचेत रखता हुआ जब कवि प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है, यानी प्रेम भी हो कविता में, पीड़ा भी हो, संघर्ष भी हो, सृजन भी हो, निर्माण करना नए नए, इन सभी को मिलाकर के जब एक कविता लिख देता है, कविता का महल बना देता है, बहुत अच्छी कविता लिख देता है, तो वह ठोस तो है ही, प्लस में अनुगूंजों से भी भरा होता है, यानी कि पाठकों के कानों में ऐसी गूंज भर देता है उन शब्दों के द्वारा कि वह हिलता तक नहीं है, वह उन्हें याद करता ही चला जाता है। यह है शमशेर बहादुर सिंह की ताकत अपनी कविता लिखने में। उनकी प्रत्येक कविता में ये प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, सृजन, ये सब उनकी कविताओं में प्राप्त हमें होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है। वही तो बात मैंने क्या कहा अभी कि प्रत्येक इंद्रियों को सचेत रखते हुए जब अपनी वो कविताओं में प्रेम, पीड़ा, मतलब प्रेम भी है, पीड़ा भी है, संघर्ष भी है, सृजन भी है, तो देखो एक इंसान की सभी चीजें को इन्होंने समेट दिया है। उसे तो कहते हैं एक कल्पना, उसे तो कहते हैं कवि, यानी कि ऐसा कवि जो कल्पना के द्वारा किसी पाठक को पढ़ने के लिए आमंत्रित नहीं करती हैं बल्कि उसे सुनने और देखने को भी उसकी इंद्रियों में ऐसा छा जाता है, उसकी आंखों में ऐसा चित्र छा जाता है। देखो ये चार शब्द हैं आपके सामने। प्रेम, क्या आप लोग प्रेम को नहीं जानते हैं? पीड़ा, क्या आप प्रेम में जो पीड़ा मिलती है उसको नहीं जानते हैं या वैसी पीड़ा मिलती है उसको नहीं जानते?
जानते हैं? क्या संघर्ष आप लोग नहीं कर रहे हैं? क्या नए नए निर्माण आप लोग नहीं करते हैं? सर्जन क्या होता है? सर्जन सुन लो। जैसे बच्चा होता है, बालक होता है कोई छोटा, एक चप्पल ये है, दूसरी चप्पल ये जोड़ दी, फिर तीसरी चप्पल ये जोड़ दी, फिर कहता है ना कि रेल 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 चल रही है, यानी ट्रेन चल रही है मेरी, ऐसा बनाता है। तो वो क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, सृजनात्मकता उसमें बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती है। हमने जब जन्म लिया तब सब कुछ नहीं सीखा था, लेकिन धीरे 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 सीखते ही चले गए, उसे कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो शमशेर बहादुर सिंह ने कुछ अच्छे अच्छे शेर भी कहे हैं उन्होंने। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस होता ही है और अनुगूंजों से भरा होता है। वह पाठक ने केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है, बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करता है। ठीक है। प्रयोगवादी कविता, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब होता है? तो कब होता है? 1943 से प्रारंभ, या प्रयोगवादी कविता कब से प्रारंभ होती है? 1943 से प्रारंभ होती है। तो प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोगों को लेकर आई है, जैसे नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने हैं। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना है। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जितनी प्रयोगवादी कविता आई है, उन्होंने नया शिल्प जोड़ दिया है, नए बिंब जोड़ दिए हैं, नए प्रतीक जोड़ दिए, नए उपमान जोड़ दिया, जो कविता के नए उपकरण बन गए हैं। उपकरण जानते हो ना, यानी कविता को लिखने का, कविता को लिखने के लिए नए नए बिंब, नए नए प्रतीक, नए नए उपमान आ चुके हैं। यानी कि अपना कवि जब कोई भी शब्दों को यहां जोड़ता है तो वो उसमें नए नए बिंब जोड़ने की कोशिश करता है, नए नए प्रतीक जोड़ने की कोशिश करता है, नए नए विशेषण जोड़ने की कोशिश। अभी बताया ना कि शमशेर बहादुर सिंह ने संज्ञा और विशेषण से अधिक बल किसको दिया है? सर्वनामों को दिया है, क्रियाओं को दिया है, अव्ययों को दिया है और मुहावरों को दिया है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, अव्यय क्या है। पता नहीं होगा तो आपको अव्यय पता नहीं होगा, उसके बारे में समझा देता हूं एक बार। देखो, ए एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं, और व्यय होता है खर्च होने वाला। लेकिन ये तो क्या है? ए या नहीं, यानी जो खर्च नहीं होता है, इसी का हम दूसरा नाम कह सकते हैं, इसे हम अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द या अविकारी भी कह सकते हैं, अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, यानी कि ऐसा शब्द जो व्याकरणिक कोटियों द्वारा परिवर्तित नहीं होता। व्याकरणिक कोटियां क्या होती हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं, आदि के द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अविकारी या अव्यय शब्द। लिंग जानते हो दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक आप जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान। काल आप जानते हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वाच्य आप जानते हो, कीर्तिवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है। ऐसा शब्द जो इनके द्वारा परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर, जैसे मैंने कहा बच्चा, आप लोग कहते हो बच्ची, आपने बदल दिया इसको, तो लिंग बदल दिया इसका, बच्चों कर दूंगा, तो आपने वचन बदल दिया, इसे बदला ना। ऐसे शब्द बदल जाते हैं तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द कभी नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अविकारी या अव्यय कहा। जैसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, आप कैसे भी करके उनको बदल देना, लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा, काल के द्वारा, कैसे बदल के दिखाओ मुझे। जैसे और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, क्या बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते। अचानक, शायद, वास्तव में। अगल बगल, दायां बायां, ऊपर नीचे, ऊपरी भीतरी, बदल सकते हो क्या आप लोग? नहीं बदल सकते। यथा एक शब्द संस्कृत का भी है जिसका प्रयोग हम अव्ययभाव समास में भी करते हैं, यथा शक्ति, यथा कर्म, यथा समय, इस प्रकार से। ठीक है। हाँ, तो वही बात यहां है। क्या है? शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहा है कि प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर, यानी जब प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ, ये क्या होता है प्रयोगवाद, वो एक बार देख लीजिए आप लोग। जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसके 900 वर्षों को 4 कालखंडों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक आदिकाल,
एक भक्ति काल, एक है रीति काल और एक है आपका आधुनिक काल। इन 4 कालखंडों में बांटा गया। उसके बाद डॉक्टर नंगेंद्र ने आधुनिक काल को बहुत सारे भागों में बांट दिया, जैसे भारतेंदु युग, जैसे द्विवेदी युग, जैसे छायावाद युग, जैसे प्रगतिवाद युग, जैसे प्रयोगवाद। आ गया ना? ऐसे जब प्रयोगवाद का समय है, कहने का तात्पर्य क्या है, हम इसकी समय सीमा की बात करें तो 1857 से लेकर 1900 तक, 1900 से लेकर 1918 तक, 1918 से लेकर 1936 तक, 1936 से लेकर 1938 तक। ठीक है, अब इसे 43 से मान लेते हैं और 1943 से प्रारंभ क्या होता है, हमारा प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। वैसे 38 से 43 माना जाता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 1943 से प्रारंभ, यानी प्रयोगवादी जो कविताएं होती हैं 1943 से क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती हैं। और प्रयोगवादी कविताएं जितनी भी हैं, प्रयोगवादी कवि जितने भी हुए हैं, उन्होंने जितनी भी प्रयोगवादी कविताएं लिखी हैं, उन सभी में नए नए शिल्पों का प्रयोग किया है। जैसे नए नए बिंब का प्रयोग किया है, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है, नए नए उपमानों अर्थात विशेषणों का प्रयोग किया गया है, नए नए विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो यही साधन हो गए, एक माध्यम हो गए कविता लिखने के। और यहाँ तक कि जब प्रयोगवादी कविता आरंभ होती है तो जब जो पुराने शब्द थे, जिन शब्दों का प्रयोग हम कुछ नए अर्थ, मतलब जिस शब्द का जो अर्थ था उसका हम नया अर्थ लेने लग गए, यह चमक भी कहाँ आ गई, प्रयोगवादी कविताओं में आ गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रयोगवादी कविता और प्रयोगवादी कविता कब से प्रारंभ होती है? 1943 से। शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई है, जैसे नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। ये क्या होता है बेटा? नए बिंब, नए प्रतीक। बिंबों का नाम है, जैसे हम कहते हैं ना, एक चित्र होता है, ठीक है, ऐसे ही प्रतीक होता है, ऐसे ही उपमान जो विशेषण होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके काम की नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जब आप हिंदी सब्जेक्ट से BA MA करते हैं ना, तब ये आपके काम आते हैं। ठीक है, वैसे हम मेथड्स में पढ़ लेते हैं, शिक्षण विधियों में पढ़ लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर में बताऊं, चाक्षुष बिंब, श्रवण बिंब, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ तक कि पुराने उपमानों में उपमान होता है विशेषण। नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है, अपने आस पड़ोस की कविता का हिस्सा बने हैं। यानी कि ये जो नए बिंब नए हैं, ये अपने आसपास की कविताओं का नया हिस्सा बन गए हैं। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब आपको इस चित्र से पता चल रहा है कैसा चित्र है, किस चीज का चित्र है, हुआ कुछ महसूस हुआ? अब आप लोगों को पता है कि हमारी यहाँ जो शमशेर बहादुर सिंह कविता है, उसका सारांश रूप में हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो उनकी कविता का नाम क्या है? उषा। तो प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय से ठीक पहले पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र किया है। कहने का तात्पर्य क्या है? देखो यहाँ देखना, यानी कि जब सूर्योदय, ये सूर्य है, जब यह उदय हो रहा है, ठीक है, यानी कि उदय होने से पहले प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। प्रकृति की सौंदर्यता पल पल में परिवर्तित हो रही है। आप सुबह उठ करके, जब सूर्य उगता नहीं है ना, उससे पहले आप जाकर छत पे खड़े हो जाओ तो आपको इतना सुहावना मौसम लगेगा, आप कहोगे मैं रोजाना यहीं आकर के क्यों न बैठूं, इतना अच्छा। और हर पल में, यानी कि प्रत्येक सेकंड में तुम्हें प्रकृति का बदलता हुआ रूप, बहुत ही सुंदर रूप दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां जो दी गई है कविता, उसका नाम है उषा। उषा में कवि ने सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से ठीक पहले जो प्रकृति में हर समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। जो प्रकृति में कौन कौन से नए नए बदलाव आ रहे हैं। सूर्योदय से ठीक पहले, ध्यान रखना, सूर्योदय से ठीक पहले। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे बिंबधर्मी कवि जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यानी कि निम्नलिखित में से, ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से ऐसे कवि कौन से हैं जो प्रकृति गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। और यह जो कविता है, यह उसका बहुत ही अच्छा क्या है, उदाहरण प्रस्तुत करती है हमारे सामने। पहली बात तो हमें इतना याद होना चाहिए कि उषा कविता के लेखक का नाम बताइए। ये भी पूछ, मान लो MCQ हो जाता है तो क्या दिक्कत है हमें पढ़ने में, याद करने में क्या दिक्कत है?
तो बताइए उषा कविता के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। उषा कविता में किसका चित्रण किया गया है? सूर्योदय से ठीक पहले प्रकृति में जो पल पल जो परिवर्तन आता है उसके बारे में वर्णन किया है, यानी सूर्योदय से ठीक पहले। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति गति को शब्दों में बांधने का बहुत ही अच्छा, अद्भुत, विस्मय, आश्चर्यजनक प्रयास किया है, जो आपको आश्चर्यचकित करने वाला है। ठीक है। कवि भोर के आसमान का मुख दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल जोड़ने वाला सृष्टा भी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि भोर होती है, सुबह सुबह, सुबह को कहा जाता है भोर। सुबह जब सूर्योदय से पहले होती है ना सुबह, उसे सूर्योदय से पहले की सुबह को भोर कहा जाता है। जब नमी होती है, ऐसे लगता है कि पानी जमा हुआ है जगह जगह। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी कविता है। इसमें उषा एक स्त्री रूप में वर्णन किया है। आसमान को नीला, नीले शंख जैसा, सफेद किरणों वाला, केसर, लाल केसर वाला बताया गया है। बहुत ही अच्छी कविता। आप जब पढ़ोगे इसे, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपका मन इतना अच्छा प्रफुल्लित हो जाएगा। वास्तव में शमशेर बहादुर सिंह नए नए बिंबों का प्रयोग किया। बिंब होता है एक चित्र ही, ध्यान रखना जी। जैसे ही मैं बोलूंगा और आपके दिमाग में कोई चित्र बन जाता है, मैंने कहा पंखा चल रहा है तो आपके दिमाग में चित्र बन गया, वैसे ही मैं जब मैं कहूँगा उषा कविता के बारे में पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो प्रत्येक शब्द का चित्र तुम्हारे दिमाग में बनता चला जाएगा। उसे बिंब ही कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कवि भोर के आसमान का मुख दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वह वहाँ सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और सलेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चे के नन्हे हाथ हैं। अब देखो ये पूरी कविता यहाँ आ चुकी है। देखो कहने का तात्पर्य क्या है, देखना एक एक चीज को देखना यहाँ पर। इसलिए सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जोड़ता है। एक गांव की सुबह है उससे जोड़ता है। वहां सील है, सील क्या होती है? शिला, जिसे चट्टान कहते हैं। ठीक है, सील है। राख से लिपा हुआ चौका, चौका है यहाँ पे आंगन। और यहाँ प्रतीक वैसे आकाश को, आसमान को आंगन का प्रतीक के रूप में लिया गया है। और स्लेट की कालीमा है, चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चे, यानी छोटे छोटे बच्चे के नन्हे नन्हे जो हाथ हैं वो काली स्लेट पर, यहाँ काली जो स्लेट है, कालीमा है, वो काली स्लेट की कालीमा क्या है? यहाँ पर आकाश को लिया गया है, काले काले बादल जैसे। चाक से यानी कि एक लाल चाक से, जैसे किसी ने मल दी हो। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? यहाँ जो दृश्य वर्णन किया है कवि ने उषा, एक गांव है, सुबह सुबह उसका चित्रण किया है प्रकृति में। जैसे सूर्योदय होगा तो ऐसे लगता है जैसे किसी स्त्री ने अपने आंगन को राख से लीप दिया हो। और सुबह जब सूर्योदय होगा तो नमी दिखाई देगी, नमी के कारण वह जो आंगन जिसको लीपा है वह गीला महसूस होता है। ठीक है। और फिर एक बच्चे के रूप में मानवीकरण करते हुए कह रहा है कि जैसे काली जो स्लेट है उस पर किसी बच्चे द्वारा लाल खड़िया चौक से किसी ने मल दी हो, किसी ने उस पर लाल चौक से रगड़ दिया हो उस काले आसमान को, तो उसके बारे में मानवीकरण किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा है। यानी कहने का तात्पर्य यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जिसमें रंग भी है, नए नए रंग है, नई नई गति है। हमें हमारे भविष्य के बारे में वह सुबह हमें दिखाती है कि हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास करता है। यानी सुबह जैसे कल सुबह होगी तो हमारा भविष्य तो होगा। हम रात को सोच करके जाते हैं आप कल क्या काम करना है, तो भविष्य तो होगा, नए नए रंग तो आई, हमारी गति भी बढ़ती है उसमें। तो वही इस सुबह का प्रयोग इस कवि ने किया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कवि ने क्या किया यहाँ पर कि जब सूर्योदय होता है उससे पहले जो प्रकृति में सौंदर्य में जो वर्णन, जो परिवर्तित वर्णन गति है, उसको सब चित्र शब्दों के माध्यम से चित्रित किया है, नए नए बिंबों के माध्यम से। अब मैंने जो भी पढ़ाया है उसका मैं आपका मूल्यांकन कर लेता हूं कि आपको कितना याद हुआ है कितना नहीं। तो बता दीजिए पहले प्रश्न का आंसर आप जल्दी से। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ?
बताइए जल्दी से, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1811 में, 13 फरवरी 1911 ईस्वी में, 13 जनवरी 1911 ईस्वी में, या 13 फरवरी 1811 ईस्वी में? तो बता दीजिए जल्दी से, कब होता है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म? गलती नहीं करना है, पहले बता रहा हूं, एक शब्द को मैंने कम से कम 2 बार तो रिपीट किया है। तो बताइए जल्दी से, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब होता है? तो कब होता है बच्चों? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। कहां होता है? देहरादून में। और देहरादून पहले कहां पड़ता था? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब वर्तमान में कहां है? यूके अर्थात उत्तराखंड में। ठीक है, अब बता दीजिए, दूसरा प्रश्न आ चुका है, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कहां हुआ? मैं बता चुका हूं अभी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? बताओ जन्म कहां हुआ? सीधा सा प्रश्न है। अभी बताया था ना कहां होता है? उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब जिस स्थान पर हुआ वह स्थान अब वर्तमान में कहां है? यूके अर्थात उत्तराखंड में है। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बता दीजिए, नंबर 3 प्रश्न आपके सामने हाजिर हो चुका है। ऐसा कौन सा कवि है जो स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब मानता है? अब मैंने तो ये पढ़ा दिया है आपके सामने, तो एक ही लेखक पढ़ा है, तो उसी लेखक का नाम आएगा, आंसर आएगा। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा, जब हमारा क्या होगा, तब हमें ऐसे प्रश्नों को याद रखना है। तो बताइए जल्दी से, फिराक गोरखपुरी हैं, तुलसीदास हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। मैंने वो 3 तो लेखक वो दिए हैं जो आपके पदखंड में, पदखंड यानी कविता खंड में, जिसे काव्य खंड कहा गया है किताब में, जिसे कविता खंड भी कह सकते हैं, जिसमें जितने लेखक है, 3 लेखक है, तीनों लेखकों के नाम मैंने दे दिए। फिराक गोरखपुरी ने तो क्या लिखी थी? रुबाइयां लिखी थी और गजल लिखी थी। याद हो गया? सिलेबस याद आया कुछ? तुलसीदास ने क्या लिखा? एक तो कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, और एक रामचरितमानस के लंका कांड से। कौन सा? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, राम का विलाप। ठीक है, और शमशेर बहादुर सिंह की कौन सा कविता है? ऊषा है, हमारे सामने हो गया। तो बताइए, उर्दू और हिंदी का दोआब कौन सा कवि मानता था स्वयं को? शमशेर बहादुर सिंह मानता था। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, शमशेर बहादुर सिंह की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में हुई? संचित धर्मी के रूप में, संयम धर्मी के रूप में, भीम धर्मी के रूप में, या प्रतीक धर्मी के रूप में? बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोगों को, क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से। तो शमशेर बहादुर सिंह की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में हुई? तो किस रूप में होती है बच्चों? भीम धर्मी के रूप में होती है। नेक्स्ट बताइए, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब व कहां हुआ? सॉरी, जन्म नहीं बेटा, निधन। 1883 दिल्ली में, 1993 दिल्ली में, 1893 दिल्ली में, 1983 दिल्ली में। तो जल्दी से बताइए कहां इनका निधन होता है? बताइए जल्दी से, कहां होता है निधन? निधन कब है, कहां हुआ, कहां होता है? अभी 1993 दिल्ली में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, उर्दू हिंदी कोश का संपादन किस कवि ने किया? उर्दू हिंदी कोश का संपादन किस कवि ने किया? फिराक गोरखपुरी ने, तुलसीदास ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, हरिवंश राय बच्चन ने? ऑप्शन तो समान है, वही थे जो पिछले ऑप्शन में, पिछले प्रश्न के ऑप्शन में थे, और मैं बता भी चुका हूं, तीनों आपके लेखक हैं पदखंड में, टर्म 2 के अंतर्गत। तो उर्दू हिंदी कोश का संपादन करने वाले कवि का नाम क्या है? शमशेर बहादुर। ये अब इजी लग रहा है, लेकिन जब सभी गद्य पद पढ़ा दिया जाएगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हार्ड आपको लगेगा कि सूरज ने कहाँ से उठा के प्रश्न दिया है। उर्दू हिंदी कोश का संपादन, कविता, इनकी रचनाएं याद है क्या? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, याद है क्या? याद करनी है आप लोगों को, ये तो मैं सुना रहा हूँ, है आपको भी याद करनी है मेरे दोस्तों, आपको भी याद करनी है। टर्म 2 में भी आपको 100% नंबर प्राप्त करना, जैसे आपने टर्म 1 में प्राप्त किया ना, ऐसे ही।
किसके प्रभाव से शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविताओं में संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रिया, अव्ययों और मुहावरों को दिया है? से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। बताइए जल्दी से। फारसी शायरी के प्रभाव से, हिंदी शायरी के प्रभाव से, उर्दू शायरी के प्रभाव से, अरबी शायरी के प्रभाव से। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने बताया था ना, लेखक का नाम पूछा जा सकता है। आंसर इसका क्या है पहले तो बताइए, फिर एक अलग से प्रश्न बना रहा हूं, तो इसका आंसर क्या होगा? उर्दू शायरी के प्रभाव से। ऐसे पूछा जा सकता है किस कवि ने उर्दू शायरी के प्रभाव से शमशेर बहादुर सिंह, उर्दू शायरी के प्रभाव से शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविताओं में संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है? किस कवि ने दिया है? फिर आंसर आपका होना चाहिए शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बताइए प्रश्न जल्दी से। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब होता है? 1943 में, 1843 में, 1936 में और 1836 में, यानी कि 1943, 1843, 1936 या 1836। बताया था, याद है? प्रयोगवादी कविताएं या प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से होता है? 1943, यानी कि 1943 से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आ गया समझ में सभी को? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ऐसे बने रहे हैं और टर्म 2 में भी 100% नंबर प्राप्त करें। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए इस सेशन में।